Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. I hope you all understood the previous chapter. So today we are going to start a new chapter, the second chapter of science, which is microorganisms, friend and foe. So students, what are microorganisms? There are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. These are called microorganisms or microbes. Some of these can be seen with a magnifying glass, while some cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. So microorganisms किसे बोलते हैं? हम अपने आसपास कुछ भी देखें, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नहीं देख सकते. इसीलिए तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला गया है, क्योंकि ये हम अपने जो खुली आँख है, मतलब जो अपने जो आँख है, इससे हम लोग देख नहीं सकते हैं. इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. हाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. अपने नेकेड आइज से हम लोग उसको नहीं देख सकते. तो दिस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दे आर ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, so what are the classification of microorganisms? Microorganisms are classified into four major groups. So these groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. तो microorganisms mainly four groups में divided है. तो कौन कौन से groups हैं? बैक्टीरिया है, fungi, protozoa and some algae. Okay, viruses are also microscopic और viruses भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं. They reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant और animal. तो वो कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं? एक किसी सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा पिछले चैप्टर में कि होस्ट क्या चीज़ होते हैं. तो वही, तो वायरस भी अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ओके, उनका होस्ट क्या हो सकता है, या फिर कोई प्लांट, एनिमल और कोई बैक्टीरियम हो सकता है. ओके, सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा which can be also known as flu, and most coughs and serious diseases like polio and chicken pox are caused by viruses. Okay students, diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. So these are all the diseases which are caused by bacteria and viruses. Okay students, so अभी हम पढ़ेंगे what are protozoa. तो what are protozoa? Protozoa includes amoeba and paramecium. Okay, so the example of protozoa is amoeba and paramecium. Some of its characteristics are they are unicellular और multicellular. मतलब उनमें जो सेल्स होते हैं वो एक ही सेल के होते हैं या फिर बहुत सारे सेल के भी हो सकते हैं. तो दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली फाउंड इन वाटर्स. ओके, सो ये कहाँ यूजुअली फाउंड होते हैं, मतलब कहाँ मिलता है ज़्यादातर? वाटर्स में मिलते हैं. ओके, द सेकेंड वन इज फंगी. सो दे आर multicellular heterotrophic organisms. Okay, so fungi are multicellular heterotrophic organisms. They lack chlorophyll and generally found in colonies. तो उनमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, जनरली वो कॉलोनीज में उनको वो ज़्यादातर मिलते हैं. एग्जाम्पल क्या है? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी? द एग्जाम्पल ऑफ फंगी इज वेयर ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस. ओके, हियर यू कैन सी दैट ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस. ओके, so what is bacteria? Bacteria is a single cell organisms found in wide range of habitats ranging from glaciers to desert and hot springs. Okay, so ये कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? जो जैसे कि ग्लेशियर्स, मतलब जहाँ पे डेजर्ट, मतलब बहुत हॉट जगह है, वहाँ पे भी मिल सकते हैं, या फिर अलग अलग हैबिटेट्स में ये हमको मिलते हैं. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया? लाइक लैक्टोबैसिलस. ओके, दिस इज अ कर्ड बैक्टीरिया. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया हैव आल्सो मेनी टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट these are the first picture is of spiral bacteria. So these have a spiral shaped bacteria. Okay, and the other one is rod shaped bacteria. Okay students, the fourth one is algae. Okay, so what are the examples of algae? Like you can tell Spirogyra and Chlamydomonas. So here ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे पिक्चर्स हैं. ये आप अच्छी तरीके से अपने कॉपी में बना लीजिए, बिकॉज हियर यू कैन
labeled. You can see that all the labeled parts. Okay, this is actually a microscopic picture, okay, of Spirogyra and Chlamydomonas. Okay, so you can find here all the labeled parts like cell wall, chloroplast, cytoplasmic thread, large vacuole, cytoplasm, nucleus, and pyrenoid. So if you see that these kind of algae in a microscope, then you can observe these all parts. Okay, so they are generally unicellular or multicellular autotrophic organisms. Okay, they contains chlorophyll pigment and carry out photosynthesis. तो ये इनमें chlorophyll रहता है और ये क्या कर सकते हैं, photosynthesis का process कर सकते हैं. Now virus. So what are virus? Viruses are also microscopic, which reproduce only inside cells of host organisms. Okay, which may be a bacteria, man, plant or animal. So अभी हमने यही पढ़ा कि वायरस क्या क्या होता है, वो कहाँ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, होस्ट ऑर्गेनिजम्स में. वायरस कॉज सीवियर डिजीजेस. येस, वी ऑल्सो स्टडी दैट वायरस ऑल्सो कॉल्ड सम डिजीजेस एंड वी ऑल्सो स्टडी देयर नेम्स ऑल्सो. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वायरस. सो वेरी इंपॉर्टेंटली, वेयर डू दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो जान लिया कि क्या क्या ग्रुप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, तो लेकिन ये रहते कहाँ हैं? तो वेयर डू दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्युलर सच एज एल्गी एंड फंगी. ओके, सो वी ऑल्सो स्टडीड दिस ऑल्सो कि कोई बैक्टीरिया और एल्गी सिंगल सेल्ड होते हैं और प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते हैं, और मल्टी सेल्युलर क्या क्या होते हैं, एल्गी और फंगी मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं. सो दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो वो किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड. जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट से हॉट क्लाइमेट तक भी वो वहाँ पे भी हो सकते हैं, या फिर कोई डेजर्ट से मार्शी लैंड्स में भी वो हो सकते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. वो हमारे जो शरीर के अंदर, यस स्टूडेंट्स, हमारे बॉडीज़ के अंदर भी वो हो सकते हैं, या फिर कोई एनिमल्स के बॉडीज़, मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स के अंदर भी वो हो सकते हैं. ओके, सो हम रोज़ ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ही हम लोग रोज़ रहते हैं. ओके, so this kind of a joke. Some microorganisms will grow on other organisms while others exist freely. कोई microorganisms other organisms के साथ grow कर सकते हैं, नहीं तो वो exist मतलब वो नहीं तो वो freely ही exist कर सकते हैं. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. तो amoeba क्या है? amoeba अकेला ही रह सकता है. ठीक है, amoeba को अगर आप लोग देखोगे तो वो अकेला ही रह सकता है, और फंगी बैक्टीरिया कॉलोनीज में होते हैं. ये कॉलोनीज क्या है, ये आप थोड़े से बड़े क्लास में जब जाओगे, आप प्रैक्टिकल जब करोगे बायोलॉजी में, तो आपको ये कॉलोनीज के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. कॉलोनी हम आपको छोटे तरीके से बता के रखती हूँ कि ये एक मीडियम है जहाँ पे हम लोग अगर कोई, जैसे कि बैक्टीरिया, मीडियम को क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया का खाना बोलेंगे. तो अगर उसमें हम लोग खाना दे बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली वो खाना खाने ज़रूर आएंगे, लेकिन अकेले नहीं आएंगे. वो अगर आएंगे तो बहुत सारे अपने साथ में अपने भाई बहन जो भी हैं, अपना पूरा फुल फैमिली लेके आएंगे, और वहाँ पे ही उनका जो फैमिली का विस्तार होते रहेगा. तो वो जनरली कॉलोनीज में आते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं वो, और लेकिन अमोइबा अकेले ही रहता है. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थ. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बीच में कनेक्शन क्या है? तो वो एक्चुअली हमारे साथ रहता तो है, हमने अभी पढ़ा कि हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है. तो क्या रोल क्या है उसका, क्या हमारे लाइफ में क्या वो अपना रोल करता है? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. ओके, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयरएज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस. ओके, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं, मतलब बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए, लेकिन कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हार्मफुल और डिजीज कॉजिंग भी होता है. ओके, so what are the uses of microorganisms? They are used in the preparation of curd, bread and cake. तो वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए. येस, आई नो दैट यू ऑल लव दिस ऑल three things, three food items, that curd, bread, cake. Yes, these are made up of microorganisms used for the production for alcohol since ages. Some alcohol, you all know that what is alcohol. So these so alcohol production में भी microorganisms का बहुत हाथ होता है, like just like yeast. Okay, so they are also helped in alcohol production. They are also used in cleaning up the environment. Okay, so
how they can help in cleaning up environment. For example, the organic waste like vegetable peels, remains of animals, feces, etc. So this way they clean the environment because they decompose. Okay, so they help to decompose any organic wastes and broken down into harmless and usable substances. Like if you throw out your food like if you eat mango and throw out the peel of the mango into the soil, then after some days, if you observe it, then you can see that it is decomposed. Okay, and you can also observe that the mango seed which you throw just blooms into a new mango tree. So this kind of useful things which are done by microorganisms. Okay, so used in the preparation of medicines and vaccines also. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. Okay, fixing nitrogen, you can also you should also know this, because in the previous chapter you just learned about the rhizobium bacteria. Okay, what are the commercial uses of microorganisms? Commercial use matlab how microorganisms are used commercially, like for beneficial for some beneficial and commercial purposes. Okay, also here you can raise a question that how is yeast useful for commercial purpose. Okay, so yeast is also a microorganism. Okay, सो ये किस चीज़ के लिए, मतलब कमर्शियल पर्पस में किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल है. सो ईस्ट इज़ यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री टू मेक ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स. तो ईस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जो आप खाते हैं ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स मज़े लेके, तो ये किससे बनते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईस्ट से बनते हैं. ओके, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ईस्ट जो है वो बहुत ही रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत रैपिडली अपना जो एक फैमिली को बहुत ही रैपिडली विस्तार करता है. ओके, और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो हम लोग रेस्पिरेशन मतलब द प्रोसेस इन विच वी इनटेक एंड इनहेल एंड एक्सेल, दिस कॉल्ड इज रेस्पिरेशन. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करना होता है तो वो ईस्ट प्रोड्यूस करता है. ओके, the bubbles of glass filled the dough and increased its volume. Microorganisms are used for the large scale of production of alcohol, wine and acetic acid like vinegar. Okay, so these microorganisms are also used in production of alcohol, wine, acetic acid or vinegar. Okay, so yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on a natural sugar present in grains like barley, wheat, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस. ओके, तो ईस्ट को ग्रो किया जाता है. जस्ट लाइक अल्कोहल जब मेकिंग होता है तो उसमें जो बार्ले ग्रेन्स हैं, व्हीट ग्रेन्स हैं, तो इसको बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है जब तक उसमें ईस्ट ग्रो ना कर जाए. जब उसमें ग्रो कर जाता है तब उसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर एज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. जिस प्रोसेस में शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. So this is a very important phase of this chapter. That's what are the medicinal use of microorganisms. Okay, तो medicinally हम लोग को microorganisms medicine की तरह से मतलब वो किस तरह से हम लोग को help करता है. Okay, the source of some medicines is microorganisms. These medicines kills or stop the growth of disease causing microorganisms. Okay, such medicines are called antibiotics. तो कोई medicines होता है जो भी हमारे अंदर, अगर सोचो कोई वायरस चला गया या फिर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जो भी है चला गया, तो उनके ग्रोथ को स्टॉप करने में हमारे बॉडी में कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भेजे जाते हैं. ओके, जो मेडिसिन के रूप में भेजे जाते हैं, कुछ यूजफुल मतलब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भेजे जाते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार भगाने के लिए. ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? उन्हीं मेडिसिन को क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स. ओके, सो दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, तो आजकल ये एंटीबायोटिक्स का बहुत ही एक विस्तार हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है बैक्टीरिया और एल्गी फंगी से जो बनते हैं. क्या क्या नाम है उन एंटीबायोटिक्स के? Streptomycin, tetracycline and erythromycin, which are some example commonly known antibiotics made up of fungi and bacteria. Okay,
So the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. तो एंटीबायोटिक्स किस लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़े और उसी तरीके से इसको बनाया जाता है. सो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. ओके, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस. तो इनको मिक्स किया जाता है कुछ लाइव स्टॉक्स लेके और कुछ पोल्ट्रीज लेके जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को चेक करने के लिए होता है, और ये कुछ प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करता है. बट वेरी इंपॉर्टेंटली, व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स. कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि हमें ये एंटीबायोटिक्स जब हम लोग खाते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस भी हम लोग को लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, तो अगर हम लोग प्रिकॉशन बिना लिए ही ये सब खाना खाएंगे, मतलब ये एंटीबायोटिक्स लेंगे, तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है. ओके, सो हियर आर सम प्रिकॉशंस. द फर्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. ओके, वी मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. अगर कोई कोर्स दिया है, जैसे कि बोला गया है तुमको एंटीबायोटिक की एक हफ्ता बस तुम एंटीबायोटिक एक हफ्ता ही खाओ, डॉक्टर ने बोला है, तो हमें वो एंटीबायोटिक एक हफ्ता ही खाना है. मतलब उसका कोर्स क्या है, एक हफ्ते का है, इससे ज़्यादा हम लोग को वो नहीं खाना है. Antibiotics taken when not needed or in wrong doses may make the drug less effective when you might need in future. तो एंटीबायोटिक्स का अगर रॉन्ग डोजेस मिले, जैसे कि डॉक्टर ने बोला है तुम एक ही बार खाओ, लेकिन तुम 3-4 बार खा लिया एंटीबायोटिक्स, तो तुम सोच रहे हो कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो अगर हम लोग कुछ डोजेस में हम लोग रॉन्ग डोजेस ले लिए तो ये इफेक्टिव हो सकता है, मतलब लेस इफेक्टिव हो सकता है. ये माइट हम लोग को खुद और बीमार कर सकता है, ना कि हम लोग को ठीक कर सकता है. ओके, एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. एंटीबायोटिक्स को अगर हम लोग अननेसेसरीली लेना शुरू कर देंगे तो हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा. ठीक है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को शायद किल कर सकता है, मतलब कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं. हाँ, कुछ अगर हार्मफुल चले गए, लेकिन उसको जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो तो हमें ठीक करने में हेल्प करता है. लेकिन कुछ अगर एंटीबायोटिक्स को हम लोग अननेसेसरीली ले लिए तो वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल कर सकता है. ओके, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर कॉल्ड बाय वायरसेस. ओके, सो एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट नहीं इफेक्टिव हो सकता है. ओके, now we will read about what are pathogens. Here you can see a picture here you can see a antibody and pathogens. So what are pathogens? Disease causing microbes are called pathogens. तो कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को बोलते हैं पैथोजेंस. और एंटीबॉडी किसको बोलते हैं? एंटीबॉडीज आर सब्सटेंसेस आवर बॉडी प्रोड्यूसेस टू फाइट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में दिया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है कुछ माइक्रोब्स, मतलब डिजीज कॉजिंग, मतलब हाई हार्मफुल माइक्रोब्स जो डिजीज होता है, जिससे डिजीज होता है, उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज होते हैं. So what are vaccine? Vaccines are weakened or dead disease causing microbes that are injected in our body to trigger the production of antibodies. Okay, these antibodies remain in the body for a long time to protect it against any attack of disease causing microbes. तो वैक्सीन एक्चुअली हम लोग क्यों लेते हैं? तो वैक्सीन क्या है? डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जो माइक्रोब्स है जो मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं, तो उनको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. ओके, मतलब क्यों इंजेक्ट किया जाता है? जो हमारे बॉडीज़ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको ट्रिगर करने के लिए, मतलब उनको जगाने के लिए. ठीक है, अगर वो सोए हुए रहते हैं तो उनको जगाने के लिए ये जो वैक्सीन है, इसको कुछ माइक्रोब्स हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है. द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जैसे कि एंटीबॉडीज जग जाए और उनका प्रोडक्शन जल्दी है, और ये जो एंटीबॉडीज हैं फर्दर हमें कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से हमें प्रोटेक्ट करे. ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. ओके, several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. तो वही प्रोसेस जिस प्रोसेस से पैथोजेंस को मतलब पैथोजेंस जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको हटाया जाता है, मतलब उनको
हमारे बॉडी से दूर किया जाता है, तो वही प्रोसेस है वैक्सीनेशन, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ को ट्रिगर करने के लिए कुछ डेड डिजीज़ कॉजिंग, कुछ वीकेंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया जाता है। ओके, सो कुछ डिजीज़ेस के नाम हैं जिसको वैक्सीन देने से ये डिजीज़ेस हमारे बॉडीज़ में नहीं होते हैं। Now we will learn about the increasing soil fertility. Okay, some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. So कुछ बैक्टीरिया और blue-green algae हैं जो फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, जैसे कि जो गैशियस नाइट्रोजन है उनको सॉल्युबल फॉर्म में लेके जाके जो सॉइल है, सॉइल के अंदर लेके जाके उसको सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करवाते हैं। तो ये क्या है, ये आप पढ़े होंगे, द बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड राइजोबियम। ओके, दोज बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, मतलब ये नेचुरली होते हैं। ओके, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन्स अप द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, converting them into simple substances by the process of biodegradation। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो डेड और ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं तो उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। और कौन से प्रोसेस से करता है, बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस से करता है। ओके, सो दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यही सब्सटेंसेज और कब यूज़ होता है, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ग्रो करने में ये बहुत ही मददगार होता है। मतलब उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, कुछ मिनरल्स विटामिन आ जाते हैं, तो वो प्लांट्स को ग्रो कराने में बहुत हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग खाद भी बोल सकते हैं। ओके, Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। तो वो microorganisms क्या जो harmful और smelly substance है उसको डिग्रेड करते हैं, मतलब उसको पूरा एकदम डिग्रेड कर देते हैं और उसको उसी तरीके से environment को पूरा क्लीन कर देते हैं। तो this is the function of cleaning the environment। Okay, so we studied these all the useful activities of, मतलब the beneficial activities of microorganisms। Okay, so students, the remaining part of the chapter we will do in the next class. Till then do all these notes in your fair copy. If you all want you can draw the diagrams। Okay, अगर आपको diagrams बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप उसको पिक्चर्स पेस्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और ये जो नोट्स है ये आपको फेयर कॉपी में लिख लेना है। लर्न एंड रीड द चैप्टर थॉरली। जो चैप्टर है उसको जो नोट्स हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, याद कीजिए, और जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से पढ़िए जितना तक आज पढ़ाया गया है। Do exercise question number 4, question number 6 and question number 9 by yourself with the help of book and the provided notes in this class। Question number 4, question number 6 और question number 9 जो है एक्सरसाइज में आपका, तो वो इस क्लास में डिस्कस मैंने किया है, तो वहीं से हेल्प लेके आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स भी लगभग मैंने डिस्कस किया है, नोट्स में है, तो आप उसको ढूंढिए, बुक में पढ़िए, थोड़ा खुद से करने की कोशिश कीजिए। ओके, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू हैव टू डू इट ऑन इट बाय योरसेल्फ। आई एम जस्ट डिस्कसिंग यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कर्ड इज फॉर्म्ड। तो कर्ड कैसे फॉर्म होता है, सो कर्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, कर्ड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, Who discovered fermentation and when? फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया, ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये आपके बुक में है। तो ये आप अगर कर लेते तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने बुक सही तरीके से पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप बुक से ढूंढिए। Who and how antibiotics get invented। तो एंटीबायोटिक्स कैसे इन्वेंट हुआ और किसने इन्वेंट किया। ओके, तो एंटीबायोटिक्स किसने इन्वेंट किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स इन्वेंट किया, और इन्वेंट का जो तरीका है वो आप बुक से पढ़िए। हु डिस्कवर्ड वैक्सीन्स एंड व्हेन, वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड किया और कब किया, ये भी आप खुद से बुक से पढ़ लीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट सून with the remaining part of this chapter. Till then study this chapter very nicely. Okay students, thank you.